हिंदी क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा जो प्रकरण है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक पर हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाटक ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रथम अंक है। 3 अंक है इस नाटक में, तो हम पहले अंक की शुरुआत करते हैं। पहले अंक का ये पहला दृश्य है, जो शिविर का पिछला भाग है, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं और 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियाँ पवन से हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही हैं। ये जो शिविर बना हुआ है उसके पीछे का प्राकृतिक दृश्य है और इस शिविर के एक कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है और ध्रुव स्वामिनी के पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए हुए आती है। कुरूप का अर्थ होता है जो सुंदर नहीं है। अब कथन है ध्रुव स्वामिनी का, जो शिविर के सामने जो पर्वत है उसको देखकर कहती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुख शिखर और इन शुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। जो साथ वाली उसकी खड़गधारिणी, यानी जिसने तलवार ले रखी है, उसकी ओर देखकर वो पूछती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? तो वो जो खड़गधारिणी है वो कोई उत्तर नहीं देती है। तब ध्रुव स्वामिनी कहती है, बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। तो जो वो खड़गधारिणी है वो दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। अंतःपुर महल का वह स्थान होता है जहाँ रानियाँ निवास करती हैं। खड़गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई उसे आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो क्या तुम मूक हो? यानी वो उसे पूछती है कि क्या तुम गूंगी हो जो बोल नहीं सकती? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो
कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। धुर स्वामिनी है वो चिढ़ती हुई धुर स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है और जो खड्ग धारिणी है वो भी इधर उधर देखकर धुर स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। अब जो खड्ग धारिणी है वो चारों ओर देखती हुई बोलती है, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। धुर स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्ग धारिणी कहती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। धुर स्वामिनी उत्कंठा से, वही न जो मुझे वंदिनी बनाने के लिए गए थे। खड्ग धारिणी दांतों के नीचे जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? धुर स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्ग धारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? धुर स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझे राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक नहीं जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड्ग धारिणी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। यह कहते कहते सहसा रुक जाती है। तो धुर स्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि वह क्या? खड्ग धारिणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। धुर स्वामिनी, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निर्भय प्राची का बाल अरुण, आहा, राजचक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पिसने दो। खड्ग धारिणी, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। धुर स्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आहा, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई। आश्चर्य! यहाँ पर धुर स्वामिनी
चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में बताती है और उसकी रामगुप्त से तुलना करती है कि एक भाई में तो इतने सारे गुण हैं और दूसरा कैसा है। ऐसी बात सोचकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। खड्गधारिणी कहती है, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। धुर स्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। इतना धुरस्वामिनी कहती है तो जो खड्गधारिणी है वो नमस्कार करके चली जाती है और दासी का प्रवेश होता है। वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।